डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं जो कि ख़ास तौर पर कृषि के क्षेत्र के लिए है। इसके साथ ही हम आपको नई तकनीक से भी रूबरू करवाते हैं ताकि खेती किसानी में आप नई तकनीक नवाचार को अपना सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमने अपने इस कार्यक्रम को 3 सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नज़र डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज क्या है विशेष मंत्रालय से। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि भवन में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो और जानते हैं कि आज आपके लिए मंत्रालय से क्या है विशेष। किसान भाइयों, आज हम दलहन में आत्मनिर्भरता पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार पिछले कई वर्षों से दलहन पर आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रही है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसान भाइयों, आइए समझते हैं। क्योंकि हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है या काफ़ी मनी इसमें चला जाता है दलहन को इंपोर्ट करने में। तो जबकि हम दलहन अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं यहाँ पर भारतवर्ष में, वो अच्छी फसल होती है दलहन की। और अभी हाल ही में बजट में भी इसका 1000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भरता के लिए प्रावधान किया गया है मिशन के रूप में, जिसमें कि 6 वर्षों की एक योजना बनाई जाएगी। उस 6 वर्षों में इसमें कैसे आत्मनिर्भर हों हम, आत्मनिर्भरता का प्रयास रहेगा हमारा कि 6 वर्षों में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और जैसे कुछ सरकार के प्रयासों द्वारा कुछ फसलों में जैसे मूंग और चने में काफ़ी अच्छी प्रगति की है हमने, लेकिन अभी भी कुछ फसलें ये रह गई हैं जैसे कि तुअर, मसूर और उड़द। इनके लिए प्रयास विशेष तौर से किए जा रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा लाइक भी की जाती हैं फसलें। तो इसके लिए NCCF और नेफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। या जितनी भी फसल होगी तुअर, मसूर और उड़द की, उसको पूरा खरीदेंगे MSP पर। वह एक पोर्टल के माध्यम से होगा। उस पोर्टल पे बस किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करा लें, जिससे कि वह उसको बेच सकेंगे अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और ये एकदम पारदर्शी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी होगा, उनको डायरेक्ट पैसा भी उनके खाते में चला जाएगा। और दलहन को लगाने का एक और फ़ायदा है किसान भाइयों कि आपको जो नाइट्रोजन खाद है उसकी भरपाई हो जाती है। रूट नोड्यूल्स जो होते हैं बैक्टीरिया, वो कर देते हैं। तो इससे अपने फसल चक्र में अगर उसको शामिल करेंगे तो आपकी नाइट्रोजन की भी पूर्ति होती रहेगी और आपका खर्चा भी कम आएगा। तो इसलिए आप डाइवर्सिफाई करें इसमें दलहन की तरफ। और किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस आत्मनिर्भर बने कि दलहन में और अपने और देश के उत्पादन में प्रगति करें। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं क्या विशेष रहा इसमें। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित करने का अवसर है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधि एवं न्याय तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा देश के विभिन्न राज्य की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियाँ
का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सफलता के उदाहरण निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। देश की नारी शक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। हमें एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में डरे नहीं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा वो हमारे देश को नई ऊंचाई लेकर जाएगा। हमने जो भी महिलाओं की प्रतिभा का सम्मान किया, उन्होंने हमें कभी भी निराश नहीं किया। संविधान सभा की सदस्य रही सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालिनी और हंसाबेन मेहता जैसे विभूतियों के योगदान को हम भुला नहीं सकते। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम एक्सेलरेटेड एक्शन अर्थात प्रयासों में तेजी लाना, और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार पहले से ही त्वरित कार्रवाई करते हुए समाज में महिलाओं की प्रतिभागिता को सहभागिता में बदलने, आत्मनिर्भर बनाने, अपने निर्णय स्वयं लेकर गरिमामय जीवन जीने के लिए उचित परिवेश हेतु प्रतिबद्ध है। आज हमारी बेटियां जल, थल, नभ में अपनी ऊर्जा शक्ति से भारतीय तिरंगे की आन बान शान बनकर उम्मीदों का परचम लहरा रही है। आज
हम हर क्षेत्र में उनकी शक्ति और क्षमताओं का साक्षात्कार कर रहे हैं और इस मंच से और पूरे देश में भी जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मुझे उज्ज्वला, आशा, सुकन्या, समृद्धि, वंदना, सुरक्षा, लखपति और ड्रोन दीदी की झलक दिखाई पड़ती है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। कृषि यंत्रों के कई लाभ हैं। जहां एक तरफ इससे हमारे किसानों का जीवन आसान होता है, वहीं दूसरी तरफ समय की बचत होती है, श्रम में कमी आती है और साथ ही गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसीलिए हमारे किसान बढ़ चढ़कर कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपको कृषि यंत्रों का पूरा लाभ लेना है तो उनकी उचित देखभाल भी करनी होगी, उनका सही रखरखाव भी करना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे करें कृषि यंत्रों का रखरखाव। मौसम में हो रहे परिवर्तन से फसल को बचाने के लिए समय पर कटाई और मढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। किसान भाई अगर परंपरागत या पुराने यंत्रों से रबी फसलों की कटाई मढ़ाई का काम करते हैं तो इसमें कई तरह की मुश्किलें आती हैं। साथ ही समय व श्रम भी अधिक लगता है। आधुनिक कृषि यंत्रों से कटाई और मढ़ाई का काम करना ही किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होता है। इन कृषि यंत्रों की सहायता से काम आसान हो जाता है, साथ ही समय व श्रम दोनों की बचत होती है। ऐसे में इन यंत्रों की उचित देखभाल और रखरखाव की जरूरत होती है। तैयार रबी फसलों की कटाई और मढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कई यंत्र हैं, जिनमें स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर, स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर और ब्रश कटर प्रमुख हैं। इन आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार फसलों की कटाई मढ़ाई से लेकर गहाई, साफ सफाई, खरपतवार निकालना सहित दानों को एकत्रित करने का काम भी किया जा सकता है। ये सुविधाजनक उपकरण किसान भाइयों के काम को आसान बनाने में बहुउपयोगी हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि इन कृषि यंत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे और वे बगैर खराब हुए लंबे समय तक खेती के कामों में इस्तेमाल किए जा सके। कटाई और मढ़ाई के कामों में उपयोग लाए जाने वाले इन कृषि यंत्रों को काम खत्म होने पर अच्छी तरह से पोंछकर और सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। काम से पहले और काम के बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच कर लें। इन यंत्रों के घूमने वाले हिस्सों में मोबिल ऑयल और ग्रीस जरूर डालें। साथ ही समय समय पर साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। जहां तक हो सके काम खत्म होने पर मशीनों को ढक कर रखें। किसान भाई अपने कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करने से इन कृषि यंत्रों का बचाव करने में सफल हो सकेंगे और पूरे साल इन यंत्रों का इस्तेमाल खेती में कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं एआई एंकर भूमि। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का उपयोग करके किसान अपनी फसल उत्पादन और आय में वृद्धि कर रहे हैं। 1. सटीक खेती। एआई संचालित सेंसर और ड्रोन के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता, नमी, तापमान
और उर्वरक की आवश्यकताओं की निगरानी की जा सकती है। इससे किसानों को यह निर्णय लेने में आसानी होती है कि कब और कितना पानी देना है या कौन सा उर्वरक उपयोग करना है, जिससे संसाधनों की बचत और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। 2. फसल निगरानी और रोग प्रबंधन। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से एआई तकनीक फसलों की वास्तविक समय में निगरानी करती है, जिससे रोगों और कीटों के प्रकोप का प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सकता है। इससे समय पर उपचार संभव होता है, जिससे फसल हानि कम होती है और उपज में वृद्धि होती है। 3. सरकारी पहल। सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जो एआई, बिग डेटा और भूस्थानिक डेटा का उपयोग करके फसल निगरानी, मृदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान में सुधार लाने का प्रयास करती है। इन तकनीकों को अपनाकर किसान न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। एआई तकनीक के उपयोग से कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि का क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें हमारे उन किसानों का रोल बहुत खास है जो कि नवाचार को अपनाते हैं, नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये किसान न सिर्फ अपने लिए नई राह खोलते हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित करते हैं। तो आइए कृषि स्टार्टअप में हम आपको दिखाएं आज ऐसे एक सफल किसान की कहानी। पहाड़ी पर उगा जामुन का ये बाग विष्णु पोटे की 10 साल की मेहनत का परिणाम है। विष्णु ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता छोटी मोटी नौकरी की तरफ जाता था और दूसरा स्वरोजगार की तरफ। इन्होंने स्वरोजगार को चुना और खेती करने का फैसला किया। सबसे पहले ये छोटी सी पहाड़ी खरीदी और फिर इसे तैयार करके खेती के लायक बनाया। मैंने 2012 में ये टोटल ऐसा एक डोंगर छोटा पहाड़ी खरीदा था और एक पहाड़ी खरीदने के बाद मैंने इसको डेवलप किया और कौन सा प्लांट लगाना ये मैं सोच रहा था। तो मेरे सामने था अंगूर का खेती करूँ या डालिम का करूँ या नहीं का ऐसा और कुछ करूँ, लेकिन मुझे वो नहीं का यूनिक नहीं लग रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं यूनिक कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये जामुन का खेती के बारे में पढ़ा। आजू बाजू में 2 अलग ज़िले में जाके मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसा जामुन का खेती रहता है। वो जाके मैंने देखा, पुणे में जाके देखा, नगर में जाके देखा, श्रीगोंदा में, पाबड़ में जाके देखा और वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो लगाने का सोचा। और इसका जो मदर ट्री है वो कहाँ मिलता है, तो डहानू एरिया में मिलता है। उधर जाके मैंने यहाँ ये जामुन के पेड़ वहाँ से खरीद के लाए, छोटे छोटे पेड़ थे, और यहाँ आके प्लांटेशन किया। ये 2012 की बात है। जमीन तैयार थी मगर उन्हें ये नहीं पता था कि बोना क्या है। किसी ने अंगूर लगाने की सलाह दी तो किसी ने कोई और फल की, लेकिन विष्णु पोटे कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो कोई और न कर रहा हो। यही सोच इन्हें जामुन तक ले गई। जामुन का पेड़ रोपाई के 7 साल बाद फल देना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ कि विष्णु पोटे को पहली आमदनी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना था। खेती क्या, किसी भी कारोबार के लिए ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। विष्णु ने दिमाग लगाया और जामुन के साथ सीताफल की भी रोपाई कर दी। एक पेड़ जामुन का, एक सीताफल का। 7 साल बाद जब जामुन के फल आने शुरू हुए, पोटे ने सीताफल के पेड़ निकाल दिए। अब इनके बाग में सिर्फ जामुन थी। जामुन को आने के लिए 7 ईयर लगता है, 7 साल लगता है, और सीताफल में आने के लिए 2 साल में आ जाता है। इसलिए मैंने एक सीताफल, एक जामुन ऐसा प्लांटेशन किया और शॉर्ट टर्म में सीताफल पे ज़्यादा ध्यान दिया। जामुन को पानी जा रहा था, जामुन हल्के हल्के से बढ़ रहा था,
बाद में ये सीताफल का मैंने हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया और 7 साल तक ये सीताफल का हार्वेस्टिंग लिया। और जब जामुन स्टार्ट हुआ फिर ये सीताफल निकाल दिया और जामुन का हार्वेस्टिंग रेगुलर करता रहा। विष्णु का कहना है कि जामुन के खेती के बारे में अभी जानकारी कम है, इसलिए इन्हें जब भी कोई समस्या आई तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। वैज्ञानिकों की सलाह के बाद इनकी उपज में बढ़ोतरी हुई है, पर एक सवाल अभी भी था कि बरसात के दौरान कटे फटे फलों का क्या करें। ऐसे फलों को बाजार में कोई नहीं खरीदता। तब वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रसंस्करण की सलाह दी। केवीके नारंगांव में कांटेक्ट किया और मुझे प्रॉपर गाइडलाइन किया। वहाँ केवीके के नारंगांव के सब साइंटिस्ट लोगों ने उनके हिसाब से और मेरा खुद का थोड़ा सा नॉलेज था, उस हिसाब से मैंने ये आगे जो जामुन है मेरा बढ़ता गया और अच्छी तरह से मुझे फल आने लगा। लेकिन फल आने के बाद एक जो नंबर क्वालिटी 1 का माल रहता है मैं मुंबई वाशिम मार्केट में ग्रेडिंग करके भेज देता हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा दिक्कत आने लगा, क्या 1 नंबर तो सेल हो जाता है, लेकिन जो बारिश के अचानक ये बारिश के समय में आने वाला फ्रूट है अचानक क्रैकिंग रहता है, ड्रॉपिंग हो जाता है नहीं क्या, थोड़ा सा फल निकालने के लिए दिन भर में बहुत बारिश हुआ तो हार्वेस्ट नहीं हो सकता। फिर उस फल का मैं क्या करूं? मैं फिर केवीके नारंगांव में कांटेक्ट किया। वहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट के इंचार्ज है शेटे मैडम वगैरह जो मैडम लोग हैं उन्होंने मुझे फिर यहाँ विज़िट किया और जो फ्रूट है वो आप कैसे बाय प्रोसेस कर सकते हैं उनका वो जूस निकालने का टोटल प्रोसेस वो केवीके और जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने मुझे वो गाइडलाइन किया। फिर वो जूस मैंने निकालने के बाद लोकल जो मार्केटिंग है लोकल मैंने उसको मार्केटिंग करके बेच दिया। कृषि विज्ञान केंद्र में बाकायदा मशीनें मौजूद हैं जो जामुन का रस तैयार करती हैं और इन्हें बोतल में भरकर अच्छी तरह से पैकिंग करती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे ई-नैम के बारे में। ई-नैम एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे किसान घर बैठे ही अपनी फसल को देश के किसी कोने में एक क्लिक के माध्यम से बेच सकते हैं। जी हाँ, इसे हम कहेंगे कि कैसे नई तकनीक ने कृषि के क्षेत्र को बदल कर रख दिया है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारे किसान ई-नैम का लाभ ले सकते हैं, कैसे इससे जुड़ सकते हैं।
किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे हमारे किसानों को अवश्य लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि दर्शन लेकर आए तो इसकी जानकारी आप हमें ईमेल कर या फिर पत्र लिखकर भी दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ यहाँ लेंगे आज आपसे इजाज़त। अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।